हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हमारा पहला टॉपिक है और आज इस सेशन में हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज का मतलब क्या होता है और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ये समझने से पहले हमको थोड़ा सा बैक जाना होगा और कहानी को समझना होगा। कहानी स्टार्ट होती है मेंडल से, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। मेंडल ने फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। दोनों सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जितने बार वो ट्रेड्स ले रहे थे, जो भी ट्रेड्स ले रहे थे, सब में रिजल्ट उनके सेम आ रहे थे, सब में रेशियो सेम आ रहे थे। जैसे वो डाइहाइब्रिड क्रॉस जितनी भी बार कर रहे थे, जो भी करेक्टर लेकर के कर रहे थे, तो बार बार उनका रेशियो 9:3:3:1 आ रहा था। लेकिन जब मॉर्गन ने मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट को लेकर के वही सेम चीज अप्लाई करना चाहा, ड्रोसोफिला पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि बार बार जो रिजल्ट है वो वेरी कर रहे हैं। 9:3:3:1 नहीं आ रहा है रिजल्ट, रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है। तो इन्होंने कई बार डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। मॉर्गन ने किस पे किया था? ड्रोसोफिला पे। ये सब क्यों हो रहा था, तो आइए जानते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इससे आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, घुमा फिरा के आ रहे हैं। सो बी केयरफुल वाइल स्टडिंग, और पेन लेकर के बैठिए, एनसीईआरटी में साइड में लिखते जाइए, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं लिखाती जा रही हूँ। सेशन को बीच में स्किप नहीं करना है। भगा भगा के देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ज्यादा बेटर है कि 1.5x स्पीड कर लो या 2x स्पीड कर लो और पढ़ते जाओ। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना था, ये हमने पढ़ लिया है। ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना था मॉर्गन ने? बिकॉज लेस नंबर ऑफ क्रोमोजोम, 4 पेयर क्रोमोजोम थे, 8 क्रोमोजोम, मतलब शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, 2 वीक की होती है। फीमेल कैन बी इजिली आइडेंटिफाई। फीमेल कैसी होती है? लंबी होती है ना, लंबी होती है। ब्रॉडर एब्डोमेन होता है, ऊंचा लंबा कद, दूजा सोनिए तो हद। हाँ, तो लंबी होती है और ब्रॉडर एब्डोमेन होता है इनका। दे कैन बी कल्टिवेटेड इन लैब इजिली। जस्ट केला खा लो और केले का छिलका फेंक दो, बस वहां पे भिनभिनाने लगेंगे बहुत सारी ड्रोसोफिला। लॉट्स ऑफ एग एक बार में देती है, अप टू 100 एट अ टाइम। तो इजिली इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते थे और कल्चर कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ड्रोसोफिला चुना। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। अब इन्होंने सेक्स लिंक्ड जीन्स को चुना था। ठीक है, कैसे जीन को चुना? जो कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, ना कि ऑटोजोम्स के ऊपर है। और मेंडल ने जो लिए थे वो ऑटोजोम्स के ऊपर जो कैरेक्टर थे, ठीक है, जीन्स थे। तो ये आपका एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम में ही जो उन्होंने कैरेक्टर लिए थे, 3 कैरेक्टर लिए थे। एक तो बॉडी का कलर, आई का कलर एंड विंग कैसा है। बॉडी में दो कलर उन्होंने चुने थे बॉडी में। एक था ब्राउन, ब्राउन, और दूसरा था येलो। येलो रिसेसिव था, येलो रिसेसिव था। और ब्राउन कलर क्या था? डोमिनेंट था, याद रखना। और येलो को वाई से डिनोट करते हैं और ब्राउन को वाई प्लस से डिनोट करते हैं। आई कलर के लिए इन्होंने क्या क्या लिया था? आई के लिए इन्होंने लिया था एक तो रेड आई, और दूसरा व्हाइट आई, व्हाइट आई। व्हाइट के लिए हम यूज करते हैं डब्लू और रेड के लिए यूज करते हैं डब्लू प्लस, डब्लू प्लस। ठीक है, विंग इन्होंने क्या क्या लिया था? विंग था एक नॉर्मल और एक था मिनिएचर, मिनिएचर। मिनिएचर के लिए हम यूज करते हैं एम, और नॉर्मल के लिए, नॉर्मल के लिए एम प्लस, नॉर्मल के लिए एम प्लस यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर भी मैंने बता रखा है। तो जो मेल था, जो मेल था वो कैसा था? रेड आइज वाला था, लाल खूनी आंखें। और उसकी बॉडी कैसी थी? येलो कलर की थी। और इसके जो पंख थे वो नॉर्मल थे भाई, नॉर्मल थे, नॉर्मल थे। ओके, नॉर्मल थे। और वहीं पे जो फीमेल थी, फीमेल की आंखें कैसी थी? वाइट थी, ड्रैकुला टाइप की। फीमेल की आंखें चुड़ैल जैसी वाइट, और मेल की आंखें ड्रैकुला की तरह लाल खूनी आंखें। तो दोनों भूत और भूतनी ही है। और येलो बॉडी इसकी, येलो बॉडी। और पंख कैसे थे? छोटे थे। पंख कैसे थे? छोटे पंख थे। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है कौन मेल था कौन फीमेल था, ये पता होना जरूरी है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर तो सेम जाएंगे, बस चेंज क्या होगा?
मेल और फीमेल। सो इन्होंने क्या देखा, जब मॉर्गन ने क्रॉस कराया, मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल टू द ब्राउन आई रेड brown body red eye male intercrossed their F1 progeny. He observed that two genes did not segregate independently. फीमेल मेंडल के केस में क्या हुआ था, मेंडल के केस में राउंड के साथ ग्रीन चला जा रहा था, है ना, और रिंकल के साथ येलो चला जा रहा था। इस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहा था, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होकर के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि ब्राउन के साथ व्हाइट जाना चाहिए था, येलो के साथ रेड आई जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे इनके केस में क्या हो रहा था, ब्राउन के साथ रेड ही जा रहा था और येलो के साथ व्हाइट ही जा रहा था बार बार। लेकिन ब्राउन के साथ रेड जा रहा था तो वो मेल के जगह फीमेल बन जा रही थी और येलो व्हाइट वाला मेल बन जा रहा था, बस इतना ही डिफरेंस। तो इनको क्या समझ में आया कि ये सेग्रीगेट क्यों नहीं हो रहा भाई, सेग्रीगेट तो होना चाहिए था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करना चाहिए था, ये क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये जीन काफी पास पास हैं, एक ही क्रोमोजोम में है, एक तो एक ही क्रोमोजोम में है और ऊपर से बहुत पास पास हैं, बहुत पास पास हैं। जीन्स आर लिंक्ड, बहुत पास पास हैं, दे आर लिंक्ड। तो इसी को क्या कहा गया, लिंकेज। इसी को क्या कहा गया, लिंकेज। ओके। और लिंकेज होने की वजह से नया कोई रिकॉम्बिनेशन आया ही नहीं। लिंकेज नहीं होता तो ब्राउन के साथ व्हाइट आई जाती, ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई, तो नो रिकॉम्बिनेशन या वेरी लेस रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज अगर हाई है तो रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा, रिकॉम्बिनेशन कम है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कम है। क्यों क्यों कम है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं है, वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रही है। So did not segregate independently of each other. The F2 ratio deviates very significantly. जैसे इनमें हो रहा था मेंडल के केस में, वैसा इन्होंने देखा ऐसा कुछ नहीं। Morgan and his group knew that genes were located on X chromosome, तभी X chromosome में है, and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene, this line is very important, जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं, proportion of parental gene combination were much higher than the non parental type। ये आपका स्टेटमेंट बन गया, ठीक है, या assertion रीजन बन गया यहां से, कि जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका एक तरह से क्या है, रीजन बता रहा है। किसके लिए रीजन बता रहा है? कि पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन हायर है, पैरेंटल पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द नॉन पैरेंटल। कब कब कब? व्हेन टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। तो एसर्शन रीजन बन गया आपका, ठीक है। तो ये रेशियो यहाँ पे ज्यादा आ रही थी पैरेंटल टाइप की नॉन पैरेंटल से, 98% आ रही थी पैरेंटल टाइप। देखो यहाँ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब इन्होंने क्रॉस कराया येलो बॉडी व्हाइट आई को ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ, जिसको वाइल्ड बोल रहे हैं, ब्राउन बॉडी रेड आई, ठीक है, ऐसे भी जो मर्द होते हैं वो जंगली ही होते हैं। तो जंगली के साथ जब क्रॉस कराया तो इन्होंने क्या देखा कि औरत जंगली बन गई, मतलब जिसके साथ रहोगे उसके जैसे बन जाओगे, संगत का असर। इन्होंने देखा वो संगत का असर, ठीक है, वो क्रॉस का असर किस में आ गया, फीमेल में आ गया, फीमेल वाइल्ड टाइप हो गई और मेल जो है संत बन गया। मेल कैसा हो गया, येलो बॉडी व्हाइट आई टाइप हो गया। लेकिन 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 ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो ब्राउन से रेड अलग हुआ, ना तो ब्राउन से रेड अलग हुआ, ना ही येलो से व्हाइट अलग हुआ, दोनों लिंक्ड थे। इसीलिए रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं 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 मिला। अब समझ में आ गया लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या। सो पैरेंटल टाइप 98.7% देखने को मिला यहाँ पे। यहाँ इन्होंने देखा, देखो Y+W+ है ना, जो ब्राउन बॉडी है, ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई है, ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई है। फिर उसके बाद यहां पर हल्का सा देखने को मिला इनको कि ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई है, ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई देखने को मिला, ठीक है। फिर येलो बॉडी के साथ
रेड आई देखने को मिला। तो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन देखने को मिले, 1.3%। ज्यादातर पैरेंटल टाइप है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जो दो जीन हैं वो काफी पास पास है। जीन्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड क्रॉसिंग ओवर इज जस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होती है, हमको पता है कि जब मियोसिस में क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स पास पास आ जाते हैं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब पास पास आ जाते हैं, इस तरह से ये होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ जाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होती है इस तरह से। नन सिस्टर नन सिस्टर जो क्रोमैटिड होती है, नन सिस्टर क्रोमैटिड नन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो अगर मान लो ये दो जीन यहाँ पे पास पास हैं, यहीं पर है, यहीं पे बॉडी वाला भी है और यहीं पे आई वाला भी, तो क्रॉसिंग ओवर अगर हो भी गई तो दोनों एक साथ चले जाएंगे, जहां जा रहे हैं दोनों साथ जा। ठीक है, और अगर ये दोनों दूर दूर होते, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बॉडी वाला है, ये आई वाला है, दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट है? दूसरा प्रेजेंट है मान लो यहाँ पे, ये विंग वाला है, तो क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी। ऊपर में क्रॉसिंग ओवर हो गया, नीचे अलग है, तो जो स्पर्म बनेगा उसमें थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं और जो कि वहां पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा। फिर इन्होंने देखा कि जब इन्होंने वाइट बॉडी सॉरी वाइट आई और मिनिएचर विंग लिया और दूसरा वाइल्ड वाइल्ड टाइप लिया, मतलब कि रेड आई और नॉर्मल नॉर्मल विंग। ठीक है, तो जब इन्होंने ये लिया तो इन्होंने देखा कि पैरेंटल 62.8 आ रहे हैं और रिकॉम्बिनेशन 37.2 आ रहे हैं। इससे क्या समझ में आया? इससे देखो आपका क्वेश्चन बनता है कि आपको इस तरह का रिकॉम्बिनेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि जीन का प्लेसमेंट कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर आपका बॉडी वाला प्रेजेंट है, यहाँ पास में कहीं पे जीन का लोकेशन पता चल रहा है, यहाँ पास में कहीं पे आई कलर प्रेजेंट है और कहीं दूर पे विंग्स का जीन प्रेजेंट विंग्स के जीन प्रेजेंट है, तभी तो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रही है। तो मतलब कि डिस्टेंस आई और इसमें आई कलर और विंग वाले में डिस्टेंस ज्यादा है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि आई वाला तब ऊपर होगा, यहाँ बॉडी होगा, यहाँ पे आई वाला होगा। समझ में आ रहा है अब कुछ? है ना? तो इस तरह से इनके बीच में दूरियां होंगी तो डिस्टेंस ज्यादा तो क्या हो गया? इनके बीच में लिंकेज कम तो रिकॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल गया, नॉन पेरेंटल टाइप ज्यादा आ गए। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है अब। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। उन्होंने कहा कि पेरेंटल टाइप ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि इसका रीजन क्या है? लिंकेज है। एंड कॉइन द टर्म लिंकेज। ठीक है, टर्म कॉइन किसने किया था? लिंकेज मॉर्गन ने ही किया था, ये भी याद रखना। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन रहा है कि हु गिव द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम एंड टर्म रिकॉम्बिनेशन भी किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन एंड जीन कॉम्बिनेशन। तो लिंकेज क्या बता रहा है? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लिंकेज क्या बताता है? लिंकेज इज एसोसिएशन ऑफ जीन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ जीन। और वहीं रिकॉम्बिनेशन क्या है? रिकॉम्बिनेशन जेनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। तो एक एक लाइन मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनता है बच्चे घुमा फिरा के। आपको पता होना रिकॉम्बिनेशन क्या है, लिंकेज क्या है। So Morgan and his group also found even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked. Okay, so they show very low recombination. इतने ज्यादा टाइटली लिंक्ड है ना, जैसे दो दोस्त होते हैं ना या अगल बगल वाले। हाँ, जो आंटी घर के बगल में रहती है ना, ये आपका घर,
ये आंटी का घर। जो बगल में होंगी उनसे आप चीनी चाय पत्ती ज्यादा मांगोगे, उनसे ज्यादा लिंक रहो, कहीं घूमने जाओगे तो ज्यादा जाओगे उनके साथ। और जो दूर में उनसे चीनी चाय पत्ती मांगने थोड़ी जाओगे, है ना। उनके साथ घूमने भी बहुत कम जाओगे। तो बगल वाली आंटी के साथ घूमने नहीं जाओगे, दुर्गा पूजा का मेला देखने नहीं जाओगे, तो वो बुरा मान जाएंगी। तो उनके साथ आपकी लिंकेज ज्यादा होगी, पड़ोसी के साथ लिंकेज ज्यादा, है ना। बोलते हैं ना, दूर रहने पे प्यार बढ़ता है, दूर रहने पे प्यार व्यार नहीं बढ़ता, दूर रहने पे दूरियां ही बढ़ती है। दूर रहने पे, पास रहने पे झगड़े जरूर होते हैं, लेकिन उन झगड़े से भी प्यार बढ़ता है। दूर रहने पे धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। ठीक है। सो लिंकेज ज्यादा, तो नई चीजें नहीं आएंगी, वही वही पुरानी खिचड़ी, वही पुरानी दाल। दूरी, जितने दूर के लोग रहेंगे, रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा होगा। ओके, उतना ही ज्यादा होगा। तो इसको हम साइंटिफिकली अभी समझेंगे। Morgan and his group also found that even when the genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, ठीक है, while other loosely linked, जो while other very loosely linked, for example, he found that genes white and yellow were very tightly linked. इन्होंने बोला कि जो white है, white आई और येलो जो कलर है बॉडी का, ये दोनों बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड थे। तो जहां जाते हैं सब जगह साथ जाते हैं। ठीक है। सोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, while white eye and miniature wing show 37.2% रिकॉम्बिनेशन। अभी हमने देख लिया। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज हमको जो जाननी, हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड। अब फिर उनके स्टूडेंट आ गए। ठीक है, स्टूडेंट भी देखो कितने होनहार हैं। स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टरवेंट used the frequency of recombination between gene pair on the same chromosome as a measure of distance between the gene। इन्होंने फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी, 1% है, 2% है, 50% है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को इन्होंने यूज किया टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। ओके। तो दो जीन के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी, 1%, 1% का रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है। एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोजोम। तो इन्होंने क्रोमोजोम के ऊपर उनके पोजीशन को बताया। जैसे अभी मैंने बताया कि कहाँ पर हो सकता था, बॉडी वाला कहाँ हो सकता था, बॉडी वाला नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है। तो जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा उतनी दूर दूर में क्रोमोजोम होंगे। जितना कम रिकॉम्बिनेशन होगा, मान लो कि जो येलो आई है और बॉडी है, ठीक है, सॉरी, व्हाइट आई है और येलो बॉडी है, तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन बहुत कम आ रहा, 1%। 1% आ रहा है, इसका मतलब दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बगल अगल बगल में होंगे। अगर मान लो दो के बीच में 27 आ रहा है तो इतनी दूर हो सकते हैं, 37 आ रहा है तो इतनी दूर हो सकते हैं। तो मतलब ये डिस्टेंस, रिकॉम्बिनेशन जितना ज्यादा, इसका मतलब है कि डिस्टेंस उतना ही ज्यादा are extensively used as a starting point in the sequence of a whole genome as were done in the case of human genome sequencing project। बहुत बड़ा योगदान था इनका, अल्फ्रेड का, इनके स्टूडेंट का। और इन्होंने अपने गुरु जी के सम्मान में इस जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की जो यूनिट है नापने की, दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस की यूनिट है, उसको इन्होंने क्या नाम दिया था, सेंटी मॉर्गन। सेंटी मॉर्गन। तो अपने गुरु को लेकर के बहुत ही सेंटी हो गया था, इन्होंने क्या नाम दिया, सेंटी मॉर्गन। ओके। तो इससे ना एक तरह का क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके, क्वेश्चन कैसा आएगा, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी इज 7% है, बी एंड सी इज 12% है, एंड ए एंड सी इज 5% है। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर बता रहा है इतना इतना है, या फिर आपको रिकॉम्बिनेशन दे देगा कि इस तरह का रिकॉम्बिनेशन है। सो सीक्वेंस बताइए जीन का। तो अगर ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, मैं बोलूं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और ए और बी के बीच में 7% है, और बी और सी के बीच में कितना बता रहा है, बी और सी के बीच में बोल रहा है कि 12% है, 12% है। तो क्या ए और सी के बीच में फिर 5% है, क्या ये सही होगा, नो, दिस इज नॉट करेक्ट, ये नहीं सही होगा। ठीक है, इस तरह से ए और बी के बीच में 7% बोल रहा है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, सी के बीच में 5% बोल रहा है। तो क्या बी और सी के बीच में कितना होगा, 12% होगा, यस 12% होगा।
तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा बच्चे, सीक्वेंस यहाँ पर क्या बन जाएगा, CAB, सीक्वेंस क्या बन जाएगा, CAB, CAB। तो इस तरह का क्वेश्चन। तो जीन मैपिंग की वजह से जो अल्फ्रेड ने किया उसकी वजह से हमको ये हेल्प मिला। उन्होंने जीन को लोकेट किया और बताया कि अगर पास पास है, पास पास है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगी, दूर दूर है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी और बी काफी दूर है, 12% है, मतलब कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगी। सी और ए के बीच में रिकॉम्बिनेशन कम होगा क्योंकि ये लिंक्ड हैं। ओके, ए और बी के बीच में भी रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लेकिन ए और सी से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये इन्होंने समझाया हमें। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, 13% रिकॉम्बिनेशन अगर मिलता है इसका मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज है। अगर 0% रिकॉम्बिनेशन मिल रहा मतलब फुल्ली कंप्लीटली लिंक्ड है। ओके, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन, जितना ज्यादा डिस्टेंस है उतना कम लिंकेज है, और जितने पास पास है उतना ही ज्यादा लिंकेज है। क्रोमोसोम में जितने पास पास जीन हैं उतना ही ज्यादा क्या है, लिंक्ड है, लिंक्ड हैं ये दोनों। ठीक है, दूर दूर हैं तो लिंक्ड नहीं है, वही बताया। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, अगर ये दोनों लिंक्ड हैं, ए और बी लिंक्ड हैं, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर ना रखो कभी नहीं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रही है। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज अगर ज्यादा है, लिंक्ड अगर ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा, क्योंकि भाई दोनों जहां जाएंगे साथ जाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन आने नहीं देंगे, रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा। सो लिंकेज ज्यादा होते जा रहा है। तो जितने ज्यादा हम जुड़े रहेंगे अगल बगल वालों से, अपने दोस्तों से, तो उतना ही हम नया कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों से जितना ज्यादा एकदम जुड़े रहोगे, जुड़ना अच्छी बात है दोस्तों से, लेकिन अगर दिन रात दोस्ती दोस्ती यारी यारी दोस्ती ही करते रहोगे तो नया कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों से थोड़ा सा दूर रहोगे तो नया कुछ सोच पाओगे, अपने जीवन में कुछ नया ला पाओगे, रिकॉम्बिनेशन कर पाओगे। ठीक है, या ऐसे ही गर्लफ्रेंड से हमेशा पास पास रहोगे तो दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, कुछ नया नहीं सोच पाओगे जीवन में। तो डिस्टेंस बिटवीन जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही क्रॉसिंग ओवर कर पाओगे और उतना ही रिकॉम्बिनेशन कर पाओगे। तो जितना ज्यादा दूरी बना के रखोगे दोस्तों से, है ना, बदमाश दोस्तों से और गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से, उतना ही ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे, उतना ही ज्यादा कुछ नया जीवन में ला पाओगे, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यही चीजें आपकी लाइफ की ही बातें ये बता रहा है ना। ओके, ये समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई, इन्होंने कैरेक्टर क्या क्या लिया था, बॉडी कलर, आई कलर, विंग, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कौन सा रिसेसिव था ये पता होना चाहिए। रिसेसिव को हम सिंगल स्मॉल लेटर से करते हैं और डोमिनेंट को उसी पे प्लस लगा देते हैं। येलो के लिए वाई, ब्राउन के लिए वाई प्लस कर दिए। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर ये मैंने यहाँ पे क्रॉस दिखाया है, आप नोट्स ले लेना मेरे, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नोट्स ले लेना, इसको समझ लेना। ये सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पर देखो फीमेल है, फीमेल है, फीमेल कैसी थी, येलो बॉडी और वाइट आई वाली, YW ले लिया हमने। किससे क्रॉस कराया, मेल से, जंगली मेल से क्रॉस कराया। जंगली मेल से जब क्रॉस कराया XY, तो जब हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है, क्रॉस कराएंगे तो वाई के पास, तो वाई के ऊपर तो कोई जीन नहीं है, ऐसे कोई भी जीन नहीं है जो इन्होंने लिए थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा इस तरह से, तो क्या आ जाएगा, Y+W प्लस इधर आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, पिन्नेट स्क्वायर से भी, और ऐसे भी बना सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट बना दिया है। YW दो बार है तो एक बार ही ले लिया YW को। ठीक है, एक बार ही मान लिया YW एक बार है, तो Y+W प्लस इधर आ गया, YW इधर आ गया, और इधर आपका क्रॉस होके YW उधर गया और Y जहां था वही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल है, येलो बॉडी व्हाइट आई मेल है। तो दोनों कैरेक्टर गए, लेकिन क्या हो गया, सिर्फ सेक्स चेंज हो गया, फीमेल में चला गया और एक मेल में चला गया। उसके बाद हमने क्रॉसिंग ओवर कराई, जो हमारे पास रिजल्ट आया Y+W प्लस और YW, हमने क्रॉसिंग ओवर कराया। तो क्रॉसिंग ओवर कराया तो क्या क्या कंडीशन आ सकते हैं हमारे पास, Y+W
ये इधर जाएगा ना, y प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, ये वाला पहला। फिर w इसके पास आ जाएगा, y w प्लस, ये सेकंड केस। तीसरा केस होगा कि सेम टू सेम y प्लस डब्ल्यू प्लस ही हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर कराए नहीं हुआ क्रॉसिंग ओवर, y डब्ल्यू आ सकता है। तो ये इस तरह का हमारे पास आ गया। और यहाँ पे तो क्रॉसिंग ओवर करा के कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि y के पास कुछ जीन है नहीं, तो यही आएगा रिजल्ट। अब हमने जो मेल वाला कैरेक्टर है वाई डब्ल्यू, ठीक है, और ये एक्स, ये वाई, ठीक है, इसको हमने एक तरफ ले लिया, ये मेल वाला कैरेक्टर, मेल वाले जी, और ये फीमेल वाले, इनको ले लिया और हमने क्रॉस करा दिया। तो क्रॉस कराने पे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है तो क्या होगा, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी रेड आई, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, ब्राउन बॉडी रेड आई, लेकिन कौन है, ये दोनों ही दोनों एक्स एक्स है, मतलब फीमेल, ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल की हो गई। तो ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई जा रहा है, अलग नहीं हुआ है। फिर यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ब्राउन बॉडी रेड आई, लेकिन किसकी है, मेल की है, ठीक है। यहां पर क्या देख रहे हैं, येलो बॉडी वाइट आई लेकिन फीमेल की, येलो बॉडी वाइट आई लेकिन मेल की, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ब्राउन बॉडी है, ब्राउन बॉडी है और वाइट आई है फीमेल की, फिर उसके बाद ब्राउन बॉडी है, वाइट आई है लेकिन मेल की है, ठीक। फिर यहाँ देख रहे हैं हम, येलो बॉडी है, रेड आई है फीमेल की, और यहाँ पर येलो बॉडी रेड आई है लेकिन मेल की। तो सब हमारे पास क्या मिल रहा है, सब हमारे पास दो दो का रेशियो मिल रहा है ना, सब 50-50% ही मिल रहा है हमारे पास, ब्राउन रेड मेल फीमेल। फिर हमारे पास रेशियो क्या मिल रहा है, येलो वाइट मेल फीमेल, फिर ब्राउन वाइट येलो रेड, ये सभी हमारे पास एक तरह से क्या मिल गया, 1:1, मतलब वो जो 9:3:3:1 आया था ना, वो यहाँ पर हमको नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रेशियो हमारा कुछ अलग ही आ रहा है, 0.8 37.2। तो ये रेशियो याद हो जाना चाहिए। और मेंडल के केस में रेशियो क्या आ रहा था, मेंडल वाले केस में रेशियो कितना आ रहा था, पेरेंटल में, पेरेंटल पेरेंटल में रेशियो था 62.5, एंड रिकॉम्बिनेशन में रेशियो था, रिकॉम्बिनेशन में रेशियो था 37.5, ठीक है। तो ये पता होना जरूरी है। बाकी आपका ये कभी नहीं आता है, इसका जो क्रॉस है वो कभी नहीं आता है बनाने के लिए आपको। तो नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली का मतलब क्या हो गया, पॉली का मतलब हो गया मैनी, और जेनिक का मतलब हो गया जीन्स, ठीक है। बहुत सारे जीन्स मिलकर के एक ट्रेट को, मैनी जीन्स कंट्रोल, कंट्रोल सिंगल ट्रेट, सिंगल ट्रेट, ट्रेट्स नहीं ट्रेट होगा, ठीक है। मैनी जीन कंट्रोल, कंट्रोल सिंगल ट्रेट, एक ही ट्रेट को देख रहे हैं, सिर्फ एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि स्किन में होता है, स्किन कलर सबकी अलग अलग होती है, हाइट सबकी अलग अलग होती है, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि पी प्लांट की तरह या तो लंबा होगा या तो बौना होगा, हाँ, या तो लंबा बिल्कुल टॉल या ड्वार्फ। हमें बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं हाइट में, बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं स्किन कलर, ओके। तो ऐसे ही आईज का भी हमारा होगा पॉलीजेनिक में भी, क्योंकि हमारे आईज का भी कलर बहुत अलग अलग तरह का होता है, ब्लैक में भी थोड़ा अलग कलर का ब्लैक होगा, फिर ब्राउन में अलग शेड्स आते हैं, ब्लू हो जाता है, थोड़ी ग्रीनी साइज हो जाती है। तो इंसानों में बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। सो मेंडल स्टडीड मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेड्स दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म, मेंडल ने सिर्फ उन्हीं को डिस्क्राइब किया था जिनके अल्टरनेट फॉर्म थे, ठीक है। जैसे फ्लावर कलर है तो वो या तो पर्पल होगा, व्हाइट होगा, बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मैनी ट्रेट विच आर नॉट डिस्टिंक्ट इन अकरेंस एंड स्प्रेड
across a gradient. For example, in human, we don't just have tall or short. सिर्फ लंबा या बिल्कुल टिंकू नहीं होगा, बहुत सारे वाइड रेंज देखने को मिलते हैं. सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन. तो इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल एलील बोल सकते हैं क्या? मल्टीपल एलील बोल सकते हैं, बोल सकते हैं. ठीक है, तो मल्टीपल एलील अगर दिया है और उसके सामने दिया हुआ पॉलीजेनिक हाइट या स्किन दिया है तो वो सही होगा. ठीक है, and are thus called the polygenic traits and are called the polygenic trait. Beside the involvement of multiple genes, polygenic inheritance are also in account the influence of the environment. ये environment के influence में आता है. This is important line कि polygenic inheritance environment के influence में आता है. कैसे? जैसे जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं उनकी हाइट काफी छोटी होती है. क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं. यही अगर वो दूसरे इलाके में रहते शुरू से तो उनका क्या होता, उनकी हाइट बढ़ सकती थी. या फिर उनके नोज का आप शेप देखना, हाँ, वहां रहने की वजह से उनके नाक जो होते हैं ना काफी चपटे होते हैं. फिर आप देखोगे स्किन कलर, स्किन कलर हम ठंडी जगह चले जाते हैं तो स्किन का कलर फेयर हो जाता है. और फिर जब हम वापस आ जाते हैं घर तो स्किन का कलर फिर से वैसे ही जैसा है, असली असली जो औकात है उसमें आ जाते हैं, है ना. तो ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक टाइप ऑफ दिस. इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील. एक एक अलील का कंट्रीब्यूशन होता है इसमें. जैसे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ये तीन है. ठीक है, ये तीन अलील है. ये तीन अलील क्या बता रहे हैं कि भाई जो स्किन कलर है ना, अगर तीनों डोमिनेंट है कि तीनों कैपिटल कैपिटल हैं, तो ये क्या बता रहा है कि जो कलर है ना वो वेरी डार्क, है ना, एक्सट्रीम डार्क होगा, डार्केस्ट या निग्रो आप बोल सकते हो. या फिर ए ए, बी बी, सी सी है, इस तरह का है तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा गेहुए कलर का होगा. ठीक है, बीटीस टाइप का होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलती है. ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी. अगर ये वाला अलील देखने को मिल गया, ये अलील का कॉम्बिनेशन देखने को मिल गया कि सारे के सारे रिसेसिव हैं, मतलब कि एक्सट्रीम फेयर, एक्सट्रीम फेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म भी कहते हैं. एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म. अब इनके केस में जो एक्सट्रीम डार्क है और जो एक्सट्रीम फेयर है, इनके केस में एनवायरनमेंट का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब जो इतना डार्क है उसको आप एसी में रख दो 24 घंटे, या फिर आप उसको कश्मीर ले जाओ, उसको आप कहीं भी ले जाओ, उनमें कोई फर्क नहीं आने वाला उनके फिनोटाइप में. इसलिए फर्क नहीं आएगा क्योंकि उनमें वो अलील ही नहीं है. उनमें भाई बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले अलील है. और जिनको एल्बिनिज्म है, जिसको एल्बिनिज्म है उसको आप धूप में खड़ा कर दो, हाँ, 3-4 दिन के लिए धूप में खड़ा कर दो, और सोचोगे कि मेलानिन प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो होगा नहीं. क्योंकि मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले अलील हैं ही नहीं उनमें, डोमिनेंट अलील है ही नहीं, सारे के सारे रिसेसिव हैं, तो मेलानिन प्रोड्यूस होगा नहीं उनमें. ठीक है, तो सारी मेहनत हो जाएगी बेकार. तो एल्बिनिज्म वाले लाल हो जाएंगे लेकिन इनमें डार्क कलर नहीं आएगा. और वही हम लोगों को ले लो, थोड़ी देर धूप में लेके जाओ, चाहे कितना ही अच्छा क्रीम क्यों ना लगाया हो, कितना ही महंगा, थोड़ी देर में जो कलर है वो डल होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि मेलानिन प्रोड्यूस होने लगता है. तो द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव. एक एक अलील का जो इफेक्ट है वो ऐड होता है. टू अंडरस्टैंड द दिस बेटर लेट अस अज्यूम थ्री जीन ए बी सी कंट्रोल. तो वही जो बात मैंने आपको बताई है वही है. अगर कैपिटल ए बी सी है तो रिस्पॉन्सिबल होता है डार्क स्किन कलर के, रिसेसिव है तो लाइट स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. द जीनोटाइप विथ ऑल द डोमिनेंट अलील विथ हैव द डार्केस्ट स्किन कलर, दैट with the recessive will have the lightest skin color. As expected, the genotype with 3 dominant allele and 3 recessive allele will have an intermediate skin color. In this manner, the number of each type of allele in the genotype would determine the darkest and the skin lightest of the skin in the individual. तो इससे क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, इससे आपको क्वेश्चन दे देंगे, मान लो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, है ना, इस तरह का बना देगा कि डार्केस्ट आएगा कि एक्सट्रीम फियर वाला है ये जलील, अलील का कॉम्बिनेशन, जलील नहीं अलील, अलील का कॉम्बिनेशन. हाँ, और फिर आपको पूछेगा कि क्या ये मल्टीपल एलेलिज्म शो करता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या क्या आता है, क्या हाइट आता है, तो हाइट भी आता है.
स्किन भी आता है। सो स्किन वाले का आपको जीन और एलील बताया हुआ है, लेकिन आपको हाइट का नहीं बताया है। ठीक है, हाइट के लिए क्या कॉम्बिनेशन होगी वो नहीं बताया आपको, इसलिए हाइट वाले से क्वेश्चन भी नहीं देता है। लेकिन पता होना चाहिए कि इसके अंदर हाइट भी आएगा। ठीक है। एंड आई थिंक कि इसमें आपके नोज का शेप भी आना चाहिए, क्योंकि नोज के शेप भी बहुत वेरी करते हैं। फिर लिप्स के शेप आने चाहिए, बहुत वेरी करते हैं, ये सब भी आने चाहिए। ठीक है। फिर है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, इसमें कोई ट्रॉफी नहीं मिलती है बेटा, इसमें ना बीमारियां होती हैं। प्लियोट्रॉफी मतलब कि सिंगल जीन, एक जीन, एक मच्छर, है ना, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो सिंगल जीन कंट्रोल मैनी ट्रेट्स, मैनी ट्रेट्स, और ये एक जीन इंसान का जिंदगी जहन्नुम बना देता है। कैसे, देखो, we have so far seen the effect of a gene on single phenotype or trait. There are, however, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expressions. Such a gene is called pleiotropic gene. इस तरह के जीन को, ऐसे बदमाश जीन को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। हाँ। एंड ये अकेला जीन होकर के बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। अगर एक जीन की कमी हो गई तो लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। द अंडरलाइन मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे को ये असर करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात ले लेते हैं। ओके। इसके प्लियोट्रॉफी शो करता है फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल अनीमिया। एंड आपका स्टार्च वाला जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा था, दैट इज ऑल्सो द प्लियोट्रॉफी। सो हम पढ़ते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी आता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PKU डिजीज भी कहते हैं। एंड दिस इज द ऑटोजोमल रिसेसिव रिसेसिव डिसऑर्डर, और इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं क्योंकि ये जीन में डिफेक्ट होने की वजह से आता है। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम का एक सिंगल जीन, एक सिंगल जीन, ये क्या हो जाता है? डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। ये काम करना बंद कर देता है, डिफेक्टिव हो गया, खत्म, टैं हो गया। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा? एक, ये जो डिफेक्ट हुआ, यहां पर क्या बनता था? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज। इस जीन की वजह से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजिनेज एंजाइम बनता था, एंजाइम बनता था। अब ये एंजाइम भी नहीं बनेगा क्योंकि जीन डिफेक्टिव हो गया। एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन, एलेनिन नॉट कन्वर्टेड, नॉट कन्वर्टेड टू, नॉट कन्वर्टेड टू टायरोसिन। अब फिनाइल एलोनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जो ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? टायरोसिन क्या बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन नहीं बनेगा। टायरोसिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? मेलेनिन, मेलेनिन नहीं बनेगा, बहुत कम हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और क्या होगा कि ये जो फिनाइल एलेनिन है, ठीक है, ये डिपॉजिट होने लगेगा, गेट डिपॉजिट ऑन ब्रेन। ठीक है। ब्रेन सेल में डिपॉजिट होने लगेंगे ये सारे के सारे, जिसकी वजह से क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन होगा। मेलेनिन नहीं बनेगा तो आई, सॉरी, आईब्रोस, आईब्रो जो होंगे उसका कलर लाइट होगा, आईब्रो कलर, आईब्रो का कलर लाइट हो जाएगा, आई लैसेस का कलर लाइट हो जाएगा, स्किन, स्किन का कलर लाइट हो जाएगा बहुत ज्यादा, हेयर कलर, हेयर कलर,
सब कुछ बहुत ही लाइट हो जाएगा। तो आपने इस तरह के पर्सन को देखा होगा ना, जिससे बिल्कुल मेलानिन नहीं होता है, आईब्रोज वगैरह सब कुछ एकदम बिल्कुल वाइट वाइट होते हैं। तो उसमें हो सकता है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया हो उसको। थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। कीटोन देखने को मिलेगा, कीटोन इन यूरिन। तो हो गई ना जिंदगी खराब इस बंदे की। एक जिन ने जिंदगी क्या कर दी, खराब कर दी। फिनाइल कीटोन्यूरिया, भगवान ना करे किसी को। विच अकर इन ह्यूमन, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द जीन। ये जो जीन है इसमें क्या आ गया, म्यूटेशन आ गया, तो डिफेक्टिव हो गया ये। दैट कोर्स फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीनेज लिख दिया है मैंने, सॉरी, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटाइप टिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो ये सारी चीजें होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया में। ऐसे ही प्लियोट्रॉपी जो है सिकल सेल एनीमिया में भी देखने को मिलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लेते हैं, मजे हैं, मजे करो। सेक्स डिटर्मिनेशन, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिक, ठीक है। जब तक ये जेनेटिक्स वगैरह नहीं आया था ना, तो बिल्कुल अमेजिंग बातें लगती थी कि हाँ कैसे कैसे मेल बन जाता है, हाँ कैसे फीमेल बन जाता है। इसीलिए फिर कहा जाता था, अरे है ना, तेरी वजह से लड़की पैदा हुई है। लेकिन अब नहीं कह सकते लोग, क्योंकि अब पता है कि लड़की किसकी वजह से हो रही है और लड़के किसकी वजह से हो रहे हैं। एक्चुअली दोनों का दोष नहीं है, ना लड़की का दोष है ना लड़के का दोष है ना, माँ बाप किसी का दोष नहीं, ये दोष तो भाई हमारे क्रोमोसोम का है। हाँ, उनके कॉम्बिनेशन का है, वो हमारे बस में थोड़ी है कि हम किसका किससे मेटिंग करवा दें। So the initial clue about the genetic chromosomal mechanism sex determination can be tracked back to some of the experiment carried out in insect. Insects के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखा कि जो स्पर्म है ना, स्पर्म में कुछ है, कुछ कुछ स्पर्म में कुछ है अलग से। तो ये समझ में आया कि ये क्या है, एक्स बॉडी है, दिस इज एक्स बॉडी। ओके, मेल में जो बिंदी सा है ना, ये जो मेल का स्पर्म है इसने बिंदी लगा रखी है, इस मेल के स्पर्म ने, मतलब इसमें क्या है, एक्स है। लड़कियों वाला कुछ है ना, लड़कियों का बिंदी लेके घूम रहा है, एक्स बॉडी। और कुछ जो स्पर्म है उसमें नहीं है, कुछ स्पर्म में ये एक्स बॉडी नहीं है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वाई बॉडी, ठीक है, वाई क्रोमोजोम। और ये क्या हो गया, एक्स क्रोमोजोम। So, in fact, the cytological observation made in a number of insects led to a development of the concept of genetic and chromosomal basis of the sex determination. Hanking, the very very important, ये नाम आपको याद रखना है। Hanking in 1891, year भी याद रखना है। Hanking in 1891 could trace a spatial nuclear structure all through spermatogenesis in a few insect। ये spermatogenesis पढ़ रहे थे इंसेक्ट्स पे, याद रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे इंसेक्ट्स पे। तो इन्होंने स्पर्म को देखा इंसेक्ट्स के, उन्होंने देखा कि इन्होंने क्या देखा, यहाँ देखते हैं। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व बाई हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव द स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर एज द अदर 50% ऑफ द स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट। 50% स्पर्म में ये चीज थी, 50% में नहीं थी। हैंकिंग गेव द नेम टू दिस स्ट्रक्चर इज एक्स बॉडी। क्यों एक्स दिया, क्योंकि इनको नाम नहीं पता था, ठीक है। हैंकिंग ने बोला कि कुछ है क्रोम जो स्पर्म जा रहा है ना, 50% स्पर्म में कुछ है। तो इन्होंने बोला कि चूंकि मुझे नाम नहीं पता है, तो इन्होंने बोला लेट द नेम इज एक्स। तो तब से रखा गया नाम क्या, एक्स, एक्स बॉडी, बिकॉज ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू द कंक्लूजन ऑफ द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वाज इन फैक्ट अ क्रोमोजोम। उन्होंने क्या बोला कि एक्स बॉडी क्या है, ये क्रोमोजोम है। एक्स क्या है, क्रोमोजोम है। और ये क्या है, हमारा स्पर्म है, स्पर्म में एक्स क्रोमोजोम है, एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है, इसीलिए वो कुछ अलग सा दिख रहा, ठीक है। 50% में एक्स क्रोमोजोम नहीं प्रेजेंट है। एंड दिस इज वाई इट वॉज द नेम एक्स क्रोमोजोम। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एक्सोटाइप। इंसेक्ट्स में क्या बताया गया, इंसेक्ट्स में जो फीमेल होती हैं, फीमेल आर एक्स एक्स, फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं,
फीमेल का जो एग देखा, एग में क्या था, एक्स एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, एग के अंदर ही क्रोमोजोम दिखते हैं ना। ठीक है, एग एक सेल है तो उसके में क्रोमोजोम दिखेंगे, हर सेल में क्रोमोजोम होते हैं, इतना अकल तो है आप लोगों के पास। फिर है जो मेल है, मेल के पास, मेल के पास एक्स ओ टाइप का था। एक्स ओ पढ़ो या एक्स नॉट पढ़ो, मतलब कि अगर फीमेल के पास 20 क्रोमोजोम है, 20 क्रोमोजोम है, तो मेल के पास सिर्फ 19 क्रोमोजोम है। 19 क्रोमोजोम है। ये इंसेक्ट के केस में होता है, मर्द बेचारा। एक एक्स क्रोमोजोम है ही नहीं, मतलब एक एक्स्ट्रा कुछ इसके पास है ही नहीं। ऑल एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोजोम। हर एग के पास, हर एक्स के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम है, जो कि मेल के पास नहीं है। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोजोम वियर एज सम डू नॉट। कुछ स्पर्म के पास, कुछ स्पर्म के पास एक्स क्रोमोजोम थे, कुछ के पास नहीं थे। कुछ मतलब ओ टाइप के हो गए। ठीक है, ये स्पर्म हो गया ओ टाइप, एंड दिस स्पर्म इज एक्स टाइप। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की होगी, एक्स टाइप का है, वो मेल ही है। ठीक है, एक्स एक्स होने पर वो फीमेल होगी। एग फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोजोम बिकम फीमेल। अगर दोनों एक्स एक्स मिल जाएंगे तो फीमेल होगा। ओके, ये एक्स है, दोनों एक्स एक्स मिल जाएंगे, दोनों एक्स एक्स मिल जाएंगे क्रोमोजोम, तो क्या पैदा होगा, लड़की पैदा होगी। इंसेक्ट एक्स एक्स क्रोमोजोम वाली फीमेल पैदा होगी, फीमेल। इतना तो सबको पता है, मैं क्यों इतना डिटेल में बता रही हूँ। चलो ठीक है। डू यू थिंक नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल? तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम होंगे? नहीं। फीमेल के पास अगर 20 है तो उसके पास कितने होंगे, 19 होंगे, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोजोम। सो इंसेक्ट में आपका बटरफ्लाई, आपको ये नहीं पूछेगा बटरफ्लाई में कितना होगा, ग्रास ऑपर में कितना होगा, तो ग्रास ऑपर, बटरफ्लाई, तो बाकी जितने भी इंसेक्ट है सब इसी में आएंगे। ठीक है, ड्रोसोफिला और मेल ह्यूमन की बात अलग है। ठीक है, इट वॉज डेजिग्नेटेड टू द सेक्स क्रोमोजोम एंड रेस्ट ऑफ द क्रोमोजोम वर नेम्ड एज द ऑटोजोम। तो एक्स 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 ओ को हमने क्या बोल दिया, सेक्स क्रोमोजोम। एक्स 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 वाई को सेक्स क्रोमोजोम। बाकी जितने हैं 22 पेयर्स आर ऑटोजोम्स, एंड लास्ट पेयर 23rd पेयर इज द सेक्स क्रोमोजोम. So these observation led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination. बहुत सारे स्पीसीज पे फिर देखा गया, फिर पता चला कि सेक्स के लिए कौन से क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन अ नंबर ऑफ other insects and mammal including man, XY type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosome. Human में क्या होता है, human and Drosophila में, human एंड ड्रोसोफिला, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है यार, ह्यूमन और ड्रोसोफिला को एक ही कैटेगरी में डाल दिया। तो ह्यूमन और ड्रोसोफिला, इनमें क्या होता है कि जो फीमेल है और जो मेल है, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इसके पास 46 होंगे तो इसके पास भी 46 होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ड्रोसोफिला के पास 46 क्रोमोसोम हो। ठीक है, तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अमॉन्ग द मेल an X chromosome is present, but in counterpart is distinctly smaller called the Y chromosome. मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होगा और वहीं पे उसका काउंटर पार्ट छोटा सा वाई क्रोमोसोम होगा। सो वाई इज स्मॉल, हाँ, एक्स इज लॉन्ग। सो छोटा सा वाई क्रोमोसोम होगा। फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। तो हमको पता है कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि जो अगर इनको पेयर में लिया जाए तो 22 ऑटोजोम्स हैं, 22 ऑटोजोम्स हैं, एंड 23rd पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स एक्स, और इसमें 22 ऑटोजोम, एंड 23rd पेयर इज एक्स वाई, एक्स वाई भूत आके लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका अगर हम पिनेट स्क्वायर बनाते हैं कि किस तरह के बच्चे आएंगे, किस तरह के बच्चे आएंगे, है ना, तो सीधे आप क्या बना सकते हो, ये क्या हुआ है, व्हाट इज दिस? हाँ, ठीक है,
किस तरह के बच्चे आएंगे, मैं ऐसे ही लाइन बनाती हूँ, जब जब इससे लाइन बनाती हूँ ना ऐसे ही होता है। नहीं चाहिए तेरी मदद भाई, जा जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है। तो इधर पे मेल है, इधर पे फीमेल है, तो क्या होगा, एक्स 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 वाई। बच्चे कैसे पैदा होंगे, एक्स 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 वाई, एक्स 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 वाई, मतलब 50%, 50% चांस है कि लड़की पैदा हो जाएगी, गर्ल चाइल्ड होगी, और 50% चांस है कि बॉय होगा। इसलिए तो चेक करवाते हैं, क्योंकि 50-50% चांस है, कुछ भी हो सकता है, कोई बाबा कुछ भी बोल दे। ठीक है। सो हेंस द मेल हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, जो मैंने बताया वही चीज है, फीमेल हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स। इन ह्यूमन बीइंग एंड इन ड्रोसोफिला द मेल हैव वन एक्स। ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला में मेल के पास सिंगल एक्स होगा। ओके। एंड वन वाई क्रोमोसोम, वेयर एज फीमेल हैव पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम्स। ओके। अब इन अवर डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सओ एंड एक्स वाई टाइप हमने पढ़ लिया। अब हम बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स की। बर्ड्स, सिर्फ बर्ड्स ही नहीं, रेप्टाइल्स, सिर्फ रेप्टाइल्स ही नहीं, स्पाइसेस, मतलब फिश, फिश, मछली जल की रानी है, क्रोमोसोम उसका अलग है। ठीक है। बर्ड्स, रेप्टाइल एंड फिशेस, इन तीनों में क्या होता है, लड़कियां इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्ल और बॉय चाइल्ड। इनमें बोल सकते हैं कि तेरी वजह से, तेरी वजह से लड़की पैदा हुई है, हम में नहीं बोला जा सकता, हमको नहीं बोला जा सकता है कि तुम्हारी वजह से लड़की पैदा हुई है। ठीक है। इनकी सास इन्हें कह सकती है कि क्यों तुमने लड़की क्यों पैदा किया, क्यों, क्योंकि इसमें जो फीमेल होती है वो हेट्रोगैमेट शो करती है। इनमें क्या हो रहा था, ड्रोसोफिला में, इंसेक्ट्स में क्या हो रहा था कि मेल क्या थे, एक्स वाई, इनका जो क्रोमोसोम था वो क्या था, हेटेरो, हेटेरो था, मतलब डिफरेंट था। और जो मेल फीमेल थी वो क्या थी, होमो, सेम सेम, सेम सेम था। ठीक है। तो हेट्रोगैमेटी और होमोगैमेटी इसको बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, फीमेल, फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटी, गैमेटी। ठीक है, मतलब फीमेल कैसी होगी, जेड डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू। और जो मेल्स होंगे, मेल्स आर जेड जेड, होमो। मेल्स, मेल्स कैसे हैं, होमोगैम। ओके। तो इसमें फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनके जो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, वो क्या है, अलग है, जेड डब्ल्यू है। ओके। जैसे पिकॉक हो गया, आपके जितने स्पैरो हो गए, इन सब में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल्स और बॉय चाइल्ड, फीमेल और मेल चाइल्ड। ओके। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ थे। But in both cases, male produce two different types of gametes, either with or without the X chromosome. Some gametes with X chromosome, some with Y chromosome. ठीक है। Such type of sex determination is called the male heterogamety. In other organisms like birds, a different mechanism of sex determination is observed. In case the total number of chromosome in same, it's same in both males and females, but two different types of gametes in terms of sex. क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल, कॉल्ड द फीमेल गैमेट, हेट्रोगैमेटी। अगर फीमेल के दोनों क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग हैं तो वो क्या हो गए, फीमेल हेट्रोगैमेटी कहलाएंगे। इन ऑर्डर टू हैव अ डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब अर्लियर, द टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल बर्ड हैज बीन जेड एंड डब्ल्यू, जो बताया बस वही है। ठीक है। ऑटोसोम्स प्लस जेड डब्ल्यू होगा, और मेल के पास क्या होगा, जेड जेड होगा। तो इससे क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या पढ़ा, कि ड्रोसोफिला और ह्यूमन, ये एक्स 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 वाई शो करते हैं। इंसेक्ट्स, ग्रास हॉपर, जिसमें कि एक्स ओ टाइप होगा। फिर आपका बर्ड्स, जिसमें जेड डब्ल्यू टाइप होगा। ठीक है। जेड डब्ल्यू इसमें मेल नहीं है, फीमेल है, बस यही पढ़ा। ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जो अभी मैंने आपको बताया कि 50% चांस होते हैं, 50% चांस होते हैं कि लड़का होगा, 50% चांस होता है कि लड़की होगा, बस उसी को बता दिया है। ओके, पूरा वही बात
उसको सेंटेंस में लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। ये क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ आ गए हम, क्या हो रहा है, कर क्या रहे हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये मजेदार बात है। ठीक है, इनमें क्या होता है, हनी बी ये अलग कहानी है ना, ये अपना अलग जीवन जीती हैं, इनको एकदम परफेक्शन चाहिए। तो जो क्वीन है वो अलग लेवल का आतंक मचा करके रखी है ना, भाई बाहुबली है। द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव। ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल को कितना क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है, दान में। तो फीमेल जो है मधुमक्खी, मदक मक्खी, ये जो फीमेल मदक मक्खी है, इस फीमेल हनी बी, ठीक है, जो इतरा के बन ठन के चली, इसके पास है कितने क्रोमोसोम? 32 क्रोमोसोम, इसलिए इतरा रही है। 32 क्रोमोसोम है। और ये जो मेल है, ये जो मेल है ना, इतना बड़ा मुंडी लेने से कुछ नहीं होगा तुमको, ठीक है, इतना बड़ा मुंडी लेने से कुछ नहीं होगा। ये जो मेल है इसके पास, बेचारे के पास सिर्फ 16 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड, एन, एन है, ये हैप्लॉइड है, ठीक है। और जो फीमेल है इसके पास 32 है, डबल है, लेकिन देख लो, है ना, स्लिम ट्रिम है। क्यों है इसके पास? भाई ये मियोसिस करेगी, मियोसिस करेगी और क्या बनाएगी? अपने गैमेट्स बनाएगी। तो ये इसका एग है, एग है। एग में कितने हैं क्रोमोसोम? 16 क्रोमोसोम है इसके पास। भाई ये अब हैप्लॉइड करके और आधा नहीं कर सकता, क्योंकि एग और स्पर्म दोनों के पास कितना होना चाहिए? इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए। तो ये माइटोसिस करेगा बेचारा, माइटोसिस करेगा और इसके पास कितने आ जाएंगे? 16 क्रोमोसोम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 16 क्रोमोसोम अगर फ्यूज होंगे, एग और स्पर्म अगर फ्यूज होंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। तो क्या बनेगा बच्चों? फीमेल बनेगा। और अगर ये फ्यूज नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, क्या रह जाएगा? मेल। मतलब ये पार्थेनोजेनेसिस करेगी। कुछ एग को बिना फर्टिलाइज किए ये उससे जो है हनी बी निकालेगी। उस हनी बी को, वो हनी बी क्या होता है? मेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रोन। वो, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रोन, ठीक है। और ये ड्रोन क्या करता है? ये ड्रोन मीटिंग करता है हनी बी के साथ, और फिर जिस दिन मीटिंग करता है उसी दिन मार दिया जाता है, उसका गला काट देती है क्वीन हनी बी, ठीक है। और क्वीन हनी बी को ही हक है कि वो मेटिंग कर सके और एग दे सके। बाकी जो फीमेल जो होती है ना, फीमेल जो पैदा होती है, उसमें से बहुत कम, 1% चांस है या उससे भी कम चांस है कि क्वीन होगी जो रॉयल जेली खाएगी। और जो बाकी होंगे वो क्या कहलाएंगे? वर्कर बी। वर्कर भी लड़कियां होती हैं, ठीक है, वर्कर भी लड़कियां होती हैं, दासियां होती हैं, जो क्वीन बी को हवा देंगी, उसको खाना खिलाएंगी, खुद मतलब बस नेक्टर लेंगी और क्वीन बी के लिए जेली बनाएंगी, रॉयल जेली बना करके इसको खिलाएंगी। ओके, सो एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज अ फीमेल क्वीन और वर्कर बनेगी, ठीक है। अगर दोनों फ्यूज कर गया तो 32 क्रोमोसोम जिसके पास आ गए वो क्या हो जाएगी? जो डिप्लॉयड होगी, मतलब जो डिप्लॉयड होगी वो क्या होगी? या तो क्वीन होगी या वर्कर भी होगी। ओके, एंड एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज अ मेल ड्रोन बनेगा बाय मीन्स ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस। याद रखना, पार्थेनोकार्पी नहीं लिख देना कभी, कार्पी होता है प्लांट में, ठीक है, जो बनाना वगैरह में देखने को मिलता है। ये है पार्थेनोजेनेसिस। जेनेसिस से याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis किस में होता है ना, ऑर्गेनिज्म में होता है ना। तो वैसे पार्थेनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। ओके, और जब मेल पैदा हो रहा है तो एरहेनोटॉकी बोलते हैं उसको, मेल पैदा हो रहा है ना। और जैसे लिजर्ड, लिजर्ड फीमेल को ही पैदा करती है बिना फ्यूज किए, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के। ओके, जिसको थैलेटॉकी बोलते हैं। So these means that the males have half the number of the chromosome than that of a female. The female are diploid having 32 chromosomes and males are haploid. जो मैंने कहानियां बताई सब वही लिखा हुआ है बेटा, उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। दिस इज कॉल्ड द
हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम का क्या नाम है? हैप्लोडिप्लॉइड, मतलब हैप्लॉइड भी है डिप्लॉइड भी है, दोनों मिल रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। एंड एज ए स्पेशल कैरेक्टर्स पिक्चर्स एज द मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, इसमें मेल प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पर्म बाय माइटोसिस। तो कभी आ जाए कि मेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म बाय माइटोसिस ही, तो कंफ्यूज मत होना, सही में माइटोसिस करना पड़ता है बेचारों को। दे डू नॉट हैव फादर, इनके पास फादर नहीं होते, ये जो मेल प्रोड्यूस होते हैं ना, इनके पास फादर नहीं होते बेचारे, बिना बाप के, है ना। इसका बाप नहीं है, एडमिशन कराने जाए पूछे तुम्हारा बाप का नाम बताओ, तो अच्छा एडमिशन कराना नहीं है इसको, इसको मर जाना है, इसको मर जाना, हवा में जाना मधुमक्खी के साथ, उसके पीछे पीछे जाना है, और फिर बस अपना गला कटवा लेना। तो इसका कोई पिताजी नहीं होता, बट इसके जो है ना ग्रैंड फादर होते। कैसे? अब देखो, मम्मी है, मम्मी के पापा तो होंगे ना, इसके तो मम्मी पापा है ना, मम्मी है इसकी, इसके पापा भी हैं, तो नाना जी हो गए ना, इसके नाना जी होते। ग्रैंड फादर मतलब मैटरनल ग्रैंड फादर, तो नाना जी होते हैं इसके। कैन हैव ग्रैंड सन्स, ओके, एंड कैन हैव द ग्रैंड सन्स, आगे ग्रैंड सन्स हो सकते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, तो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, म्यूटेशन क्या होता है? इज द फेनोमेना विच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में अगर कुछ चेंज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। बहुत अच्छे से बताने वाली म्यूटेशन, ध्यान से सुनना। एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंज इन जीनोटाइप, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ गया, जीनोटाइप में चेंज आ गया, जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप में चेंज आ जाएगा, तो कंप्लीट एक डीएनए सीक्वेंस बदलने से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही बदल गया। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फेनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आते हैं, जैसे कि सडन देखते हो ना किसी किसी की आईज बिल्कुल ब्लू, है ना, कितनी सुंदर लगती है वो ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, वो ना ब्लू आईज म्यूटेशन की वजह से हो गई। या ग्रीनिश टाइप की आईज, मतलब पेरेंट की सबकी ब्लैक ब्लैक आईज चल रही है, ब्राउन ब्राउन, और बच्चे का सडन से आ गया ब्लू आईज ब्राउन आईज, तो वो हो गया वेरिएशन आ गया सडन, क्योंकि म्यूटेशन आ गया। ठीक है, तो कुछ म्यूटेशन अच्छा भी होता है, कुछ म्यूटेशन खराब भी होता है। जैसे 10th क्लास में पढ़े होगे ना वो टिड्डे वाली जो स्टोरी थी, तो चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर से रेड कलर में हो जाते हैं, रेड कलर से ग्रीन कलर में हो जाते हैं, वैसा। तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी हो जाता है। सो एज यू लर्न इन चैप्टर 5, वन डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन इनटू अनदर इन ईच क्रोमैटिड इन अ हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म, ये पता है हमें। देयरफॉर लॉस, डिलीशन और गेन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम, जिसकी वजह से क्रोमोसोम में चेंज आते हैं। Since gene are known to be located on chromosome, जीन्स क्रोमोसोम में ही होते हैं, सो अल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज, एब्रीवेशन, क्रोमोसोमल एब्रिएशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल। कैंसर सेल में हमको क्रोमोसोमल एब्रिएशन देखने को मिलता है। इसमें आपको देखिए छोटे से लाइन में बता रहा है कि जीन में म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम के शेप में म्यूटेशन होता है, ये सारी चीजें बता रहे हैं। एडिशन टू अबव, म्यूटेशन ऑल्सो राइज ड्यू टू द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, इसमें जीनोमैटिक म्यूटेशन आपको बता रहा है, इसमें आपको क्रोमोसोमल म्यूटेशन बता रहा है, इसमें जीन का म्यूटेशन भी बता रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच म्यूटेशन इज अ सिकल सेल अनीमिया। इसको सब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं बेटा, वेट। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस ऑफ डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। और किसकी वजह से होता है ये सब कुछ? म्यूटेशन क्यों आता है? फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर दैट इज नोन एज म्यूटाजेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन हमने देख लिया कि कुछ भी चेंज हो रहा है तो जीनोटाइप फिनोटाइप पूरा चेंज हो जा रहा है, सिंगल डीएनए में थोड़ा चेंज आ रहा है। तो फिजिकल एंड केमिकल एजेंट हो सकते हैं। क्यों होता है? बाय द फिजिकल एंड केमिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट कौन हो सकते हैं? एक्सरेज वगैरह, ठीक है, यूवी रेज, इन सब की वजह से फिजिकल। और केमिकल एजेंट में कॉल्किसिन जो होता है ना केमिकल, इसकी वजह से स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, स्पिंडल का जो फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से एनाफेज में क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। जब सोचो कि स्पिंडल का ही फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम तो इक्वल अमाउंट में अलग अलग नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा सेट ही चल गया। अगर जैसे
हाफ होने के बाद गैमिट में कितना होना चाहिए? गैमिट में 23 क्रोमोसोम होना चाहिए। अब मान लो कि किसी बंदे में इसकी वजह से स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ और 23 की जगह उसका 26 क्रोमोसोम, ठीक है, सॉरी 23 की जगह 46 क्रोमोसोम पूरा का पूरा चला गया एग में। अब वो जब स्पर्म के साथ मेट करेगा, स्पर्म के साथ मेट करेगा जो कि 23 है, वो उस बंदे का, ठीक है, ठीक है, तो 46 और 26 मिलके क्या बन जाएंगे? समझ गए? तो इस तरह का होता है। तो म्यूटेशन, म्यूटेशन कितने तरह का हो रहा है? जीनोमैटिक, क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन। जीनोमैटिक में आपका एन्यूप्लॉइडी, जीनोमैटिक मतलब कि या तो एडिशन या तो डिलीशन। एक क्रोमोसोम, ठीक है, एक क्रोमोसोम या तो आ रहा है एक्स्ट्रा या तो जा रहा है। सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि जब सेल का, ठीक है, ये डिवीजन हो रहा है क्रोमोसोम का, ठीक है, इस तरह से, ओके, जब डिवीजन हो रहा है होगा, क्या होना चाहिए? 3 3 जाना चाहिए, है ना, 3 3 जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गए और यहाँ पर कितना रह गया? 2 ही रह गए। तो मतलब एक एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जो है ना इसमें आ गया, ठीक से डिवीजन नहीं हो पाया और एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा इसमें आ गया। तो इसमें मतलब कमी वाला चलेगा। इसमें क्या हो गया आपका? 2n-1 हो गया और इसमें 2n+1 हो गया। इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, एक में एक क्रोमोसोम कम आ गया, ठीक है। तो एक में क्या हो जाएगा? मोनोजोमी, और एक में क्या आ जाएगा? ट्राइजोमी आ जाएगा। ओके, वो 18 नंबर क्रोमोसोम में हो सकता है, वो 21 नंबर क्रोमोसोम में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ओके, और पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा? पूरा का पूरा सेट, जैसे कि 2n है उसमें एक और n आ गया, पूरा का पूरा हैप्लॉइड आ गया, मतलब कि 46 क्रोमोसोम है और उसमें 23 और आ गए हैप्लॉइडी, ठीक है, और आ गए, पूरा का पूरा सेट आ गया, या दो पूरा का पूरा सेट आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। ओके, डिलीट होना। और एनीप्लॉइडी का मतलब हुआ कि एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम का ऐड होना या डिलीट होना, ठीक है। सो जीनोमेटिक म्यूटेशन, इसकी वजह से जीनोमेटिक म्यूटेशन आ रहे हैं, जैसे ट्राइसोमी हो गया, जिसमें कि आपका ये डाउन सिंड्रोम हो गया, फिर उसके बाद मोनोजोमी हो गया जिसमें टर्नर सिंड्रोम आता है। तो इस तरह के जितने जो भी सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। सो इस तरह के जो सिंड्रोमेटिक जो डिजीज होते हैं वो किसमें आ गए? जीनोमेटिक में, ठीक है, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से, पूरा का पूरा क्रोमोसोम का चेंज होने की वजह से, ठीक है। फिर है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन इसमें है, ये दो तरह का होगा, इंट्रा एंड इंटर क्रोमोजोमल म्यूटेशन। इंट्रा में, इंट्रा मतलब कि क्रोमोसोम के अंदर ही पार्ट, ठीक है। तो डिलीशन इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम है उसके बीच का ही कोई पार्ट डिलीट हो जाए, ठीक है, उसके बीच का कोई पार्ट डिलीट हो जाए और फिर क्रोमोसोम चिपक जाए। ओके, तो वो हो गया डिलीशन। और डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में मतलब कि पूरा एक पार्ट ही डेफिशिएंट हो जाए, मतलब कि ये जो पार्ट है यही टूट जाए, इसका जो ऊपर का जो पार्ट है वो अलग हो जाए और वो खत्म हो जाए, ठीक है, सर धड़ से अलग हो जाए, डेफिशिएंट हो जाए, या फिर नीचे वाला पार्ट टूट जाए। ओके, कोई भी पार्ट इसका टूट सकता है। फिर इन्वर्जन, इन्वर्जन इसमें क्या है? इसमें है कि ये क्रोमोसोम है, उसका जो हेड का पार्ट है ना, आप लोगों जैसा जो उसका सिर है वो उल्टा हो, ठीक है, खोपड़िया उसकी उल्टी हो जाए। उल्टी खोपड़ी वाले है ना, है ना, मेरे बच्चे उल्टी खोपड़ी वाले, तो उनकी जो खोपड़ी है ना उल्टी हो गई। ओके, तो वो हो गया इन्वर्जन, खोपड़ी टूटी तो टूटी, अब उल्टी जुड़ गई। ओके, सो इंसर्शन और फिर ट्रांसलोकेशन। इंटर क्रोमोसोमल में, इंसर्शन में क्या हो रहा है कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का जो पार्ट है, इस क्रोमोसोम का जो पार्ट है, ठीक है, इसके पास भी ये पार्ट है, दो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का ये पार्ट टूट के, ये पार्ट टूट के ये इसके यहां लग गया,
ठीक है, ये पहले ही अपने अपने भार से लदा हुआ था और इसके ऊपर इंसर्ट हो गया एक और पार्ट। ठीक है, दूसरा है ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये दो हैं क्रोमोसोम, ठीक है, दो दोस्त, इसके पास अपनी खोपड़िया है, इसकी खोपड़िया टूट गई, इसकी खोपड़िया, ठीक है, इसकी खोपड़ी है, इसकी खोपड़ी टूट गई। अब ये ना देख रहा था कि काश ये खोपड़ी आके मेरे पे लग जाएगी तो भाई मेरे को ज्यादा दिमाग हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी खोपड़ी यहां से टूट करके कहाँ लग गई, किसी और क्रोमोसोम पे जाकर के लग गई, ट्रांसलोकेट हो गई किसी और क्रोमोसोम पे जाकर। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ओके, क्रोमोसोम के जो पेयर थे, क्रोमोसोम के पेयर थे, मान लो एक्स एक्स पेयर थे, ठीक है, या मान लो एक्स वाई पेयर थे, तो ये इस पे जाके नहीं जोड़ करके किसी और क्रोमोसोम पे जाकर के जोड़ गया, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गया। फिर आता है आपका जीन, ठीक है, जीन म्यूटेशन। वो क्या है, इसमें दो तरह का होता है, पॉइंट एंड फ्रेम शिफ्ट। पॉइंट में ट्रांसवर्सन होता है और एक ट्रांजिशनल होता है। तो ट्रांसवर्सन क्या होगा, जब प्यूरीन टू पिरिमिडीन चेंज होगा, जो भी चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि ए क्या है, एडेनिन क्या है, प्यूरीन है, प्यूरीन के एडेनिन के जगह पे पिरिमिडीन आ जाए, थाइमीन आ जाए, एडेनिन की जगह पे थाइमीन आ जाए, और ट्रांजिशन में क्या होगा, प्यूरीन की जगह पे प्यूरीन ही रहेगा, मतलब एडेनिन की जगह पे ग्वानीन आ जाए, ठीक है, एडेनिन की जगह पे ग्वानीन आ जाए, और ट्रांसवर्सन में प्यूरीन की जगह पिरिमिडिन, एडेनिन की जगह थाइमीन आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका पॉइंट शिफ्ट और फ्रेम शिफ्ट, पॉइंट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, इसमें कोई एक ऐड हो गया या कोई एक डिलीट हो गया, कोई एक ऐड हो गया या कोई डिलीट हो गया, जैसे कि AGT, ठीक है, ये मैंने गलत बना दिया कि AGT एक तरफ तो नहीं आएगा ना, एक तरफ यूरिन होगा एक तरफ पिरिमिडीन होगा, तो इसको मैं फिर से सही बना देती हूँ। मान लो कि A है, फिर इधर पे G है, फिर G है, फिर A, फिर G, इस तरह से चल रहा है, ठीक है, इस तरह से ये चल रहा है। तो ये हम तीन तीन का कोड ले रहे हैं, ये तीन तीन का कोड ले रहे हैं, तो तीन लेकर के ये क्या बन रहा है, एक कोडॉन बन रहा है। तो अगर इन्हीं के बीच में, इनके बीच में एक और ए आ जाता है, एक और ए आ जाता है, तो क्या होगा, फिर कोडिंग ही चेंज हो जाएगी, AGA बन जाएगा, फिर उसके बाद GAG बन जाएगा, तो बिल्कुल प्रोटीन जो बन रहा था पूरा का पूरा प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक या तो ऐड हो जाएगा या तो एक डिलीट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। फ्रेम जो आपका तीन तीन का ऐसे चल रहा था वो फ्रेम शिफ्ट हो गया, इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और पॉइंट वाले में सिंगल एक, एक जो है ना, एक नाइट्रोजन बेस की वजह से सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई, और इतना अब इसको डिटेल में समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो नाउ द जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे जिसमें कि आपको पेडिग्री एनालिसिस बताया है। पेडिग्री एनालिसिस क्या है कि हम ह्यूमन में पढ़ नहीं सकते, पूरा का पूरा क्रोमोसोम लैब में लेकर के नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या करते हैं कि इनके पूरे चार्ट को पढ़ते हैं, फैमिली ट्री को पढ़ते हैं और एक अनुमान लगाते हैं। हाँ, कि एक्चुअली वो कैलकुलेटिव वे होता है, और अनुमान लगाते हैं कि अब जो है, जो बीमारी है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। द आइडिया that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. This was based on the heritability of certain characters feature of family. आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, ये सब किसी काम का नहीं है, सीधे आगे बढ़ते हैं। फैमिली हिस्ट्री को हम पढ़ सकते हैं, पेडिग्री देखने के बाद हम फैमिली हिस्ट्री को बता सकते हैं कि अगर मान लो इस जनरेशन में किसी को थैलेसीमिया हो गया, तो हम बता सकते हैं कि अच्छा मदर फादर जो होंगे वो कैरियर होंगे, ओके, और आगे किसी को रहा होगा थैलेसीमिया, तभी थैलेसीमिया इसमें आया है, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया भी रिसेसिव है, तो मतलब कोई कैरियर होगा। हीमोफीलिया है तो मतलब मदर को होगा, तो मदर से सन में आया, मदर कैरियर होगी तो बच्चे को आ गया है। ओके, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस हम करते हैं। इन पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर generations.
इन ह्यूमन जेनेटिक पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड, देखो इसमें क्या है, पेडिग्री क्या करता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पेडिग्री। सो पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल विच इज यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ a specific trait, abnormality और डिजीज। ये क्या बताता है, एबनॉर्मेलिटी को बताता है, डिजीज को बताता है, कुछ स्पेसिफिक ट्रेट ट्रांसफर हो रहे हैं उन सबको बताता है। सो कुछ स्टैंडर्ड सिंबल है पेडिग्री के लिए जिसको हमको जानना चाहिए। क्या सिंबल है, अगर खाली स्क्वायर है तो मेल होगा, सर्कल है तो फीमेल है, और ऐसा डायमंड शेप है तो वो क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड। फिर अगर ये तीनों भरे हुए हैं तो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, दोनों के बीच में ये लाइन है तो मीटिंग है, और डबल लाइन है तो मीटिंग बिटवीन रिलेटिव है, जिससे कि अभी तक क्वेश्चन तो नहीं है। पेरेंट्स, इसमें क्या बता रहा है, ये दोनों पेरेंट है, उसके बाद क्या बता रहा है, ये दोनों बच्चे हैं, ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल चाइल्ड है। फिर पेरेंट विद था मेल चाइल्ड, इसमें बता रहा है कि पेरेंट जो है, मेल और फीमेल जो पेरेंट है, फादर मदर, उस फादर मदर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आगे जो है बच्चे को बीमारी है, ये बता रहा है, ठीक है। और ये 5 बता रहा है कि 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। ओके, तो यही। और अगर इस तरह का है तो वो क्या होगा, आइडेंटिकल ट्विंस है, और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस अगर नहीं जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको पेडिग्री की ट्रिक बता देती हूँ कि पेडिग्री वाला क्वेश्चन करना कैसे है एक्चुअली। ओके, पेडिग्री वाले में क्या है कि डिजीज ही हमको पता करने हैं। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज कब होगा, जब वो स्किप नहीं कर रहा जनरेशन। देखो बच्चे, कोई भी चीज आप ना सीधे इस तरह से पढ़ो, टॉल और मेंडल का जो टॉल ड्वार्फ वाला था ना, टी टी स्मॉल टी, तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि जो कैपिटल टी वाला जो था वो हर जनरेशन में टॉल आ ही रहा था। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट है, क्रोमोजोम में जो ऑटोजोमल है क्रोमोजोम हमारे पास, उसमें भी डोमिनेंट है ये। तो ऑब्वियसली ये सारे जनरेशन में जाएगा क्योंकि ये डोमिनेंट करेगा रिसेसिव को। तो ना ये स्किप नहीं करेगा जनरेशन को। अगर मदर, ठीक है, ये फादर है और ये मदर है, ठीक है, फादर मदर दोनों को है, और इनके जनरेशन में आगे, आगे जो है ना, इन दोनों को बीमारी है, तो आगे जनरेशन में, मान लो इस तरह से बच्चे हुए इनके, तो आगे जनरेशन में किसी ना किसी को होगा। इसको हो सकता है, इसको हो सकता है इसको ना हो, लेकिन जनरेशन स्किप नहीं करेगा ये, जनरेशन स्किप नहीं करेगा। फिर उसके बाद आगे चल के मान लो इसकी शादी होती है किसी से, इसकी शादी होती है किसी से, तो भी आगे जनरेशन में ये देखने को मिलेगा क्योंकि इसको है, ठीक है, इस फीमेल को है, तो फीमेल को है तो आगे जनरेशन में देखने को मिलेगा क्योंकि ये जनरेशन स्किप नहीं करता। तो इस तरह का अगर आप देख रहे हैं कि हर जनरेशन में देखने को मिल रहा है किसी ना किसी को, ठीक है, तो मतलब कि ये कैसा है, ऑटोजोमल डोमिनेंट टाइप का है। इसमें क्या बोल रहा है, अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड, देखो सबको नहीं है ना, इसको नहीं है, ठीक है, ये अगर ये ए है बच्चा, ये बी है, ये सी है, तो बी बच्चे को नहीं है, ए और सी बच्चे को है, ठीक है। तो हर बच्चे को हो ये जरूरी नहीं है। जिसमें रिसेसिव जीन चला जाएगा, सिर्फ रिसेसिव, जैसे स्मॉल टी अगर रिसेसिव है तो वो टॉल नहीं हो पाया था, तो रिसेसिव जीन इसमें चला जाएगा, उसको बीमारी नहीं होगी। तो ऑटोजोमल रिसेसिव की हम बात करते हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव की बात करते हैं, ठीक है, यहीं पे बना दूंगी ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल रिसेसिव में ना स्किप करेगा जनरेशन, स्किप करेगा जनरेशन, कैसे स्किप करेगा, जैसे कि मेंडल के टॉल वाले ड्वार्फ वाले केस में हमने देखा था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लो मदर को है, ठीक है, फादर को नहीं है, जैसे कि स्मॉल टी था, कैपिटल टी। तो आगे क्या होगा, इस जनरेशन में हमको देखने को किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि सेकंड जनरेशन में हमने क्या देखा था कि सिर्फ कैपिटल टी आते हैं। और उसके बाद आगे, आगे किसी जनरेशन में हमको इसकी शादी फिर किसी से होती है, फिर आगे किसी जनरेशन में हमको देखने को मिल जाता है, आगे किसी जनरेशन में हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऑटोजोमल रिसेसिव ये स्किप करता है जनरेशन। अनअफेक्टेड पेरेंट, ये पेरेंट अनअफेक्टेड थे लेकिन बच्चे को हो गया, क्यों, बिकॉज पेरेंट क्या थे, कैरियर थे, पेरेंट कैरियर, इसीलिए, ठीक है, दोनों पेरेंट इनको पता नहीं था ये कैरियर थे और फिर बच्चे में।
समझ गए? सो पेरेंट क्या थे? हेटेरो थे, हेटेरो थे। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज किया था तो स्मॉल टी आया था, ठीक है। ओके, तो अगर आप रिलेट करेंगे, ये पूरा चैप्टर उसी जो फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है ना, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर आप रिलेट करेंगे तो सारा आपको जितना भी न्यूमेरिकल्स है इसका बन जाएगा, सिर्फ उसी से रिलेट करना। सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक डोमिनेंट में ये याद रखना है कि फादर से सन में नहीं जाएगा, सॉरी, ये फादर है, फादर से सन में नहीं जाएगा, फादर से किस में जाएगा? डिजीज डॉटर में जाएगा, फादर से डॉटर में जाएगा, सन में कभी नहीं जाएगा। ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर इज अफेक्टेड, ठीक है। डॉटर्स अगर अफेक्टेड है तो फादर अफेक्टेड होगा, फादर्स अफेक्टेड है तो सारी डॉटर अफेक्टेड होगी। सेक्स लिंक डोमिनेंट में ऐसा होगा, ठीक है, सेक्स लिंक डोमिनेंट वाले में ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि फादर के पास क्या है? एक्स क्रोमोसोम है, एक ही एक्स है, और वो एक्स डोमिनेंट है, तो मदर के एक्स को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, उसको क्या कर देगा? उसको सप्रेस कर देगा और खुद डोमिनेंट हो जाएगा। सो सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन, मदर से सन में जाता है, मदर से सन में, मदर से सन में जाता है ये बीमारी, मदर से सन में। जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें फिर कलर ब्लाइंडनेस में जो बॉयज हैं दे आर वेरी अनलकी, क्योंकि मदर क्या है? मदर के पास जो है कैरियर, कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस की, मान लो, ठीक है, मैं हीमोफीलिया लिख रही थी, कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर है, लेकिन इसके पास तो एक ही एक्स आएगा, और वो एक्स अगर कलर ब्लाइंडनेस वाला आ गया तो मेल क्या हो जाएगा? जो सन होगा वो क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंड हो जाएगा। ओके, तो इसके क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में बताए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, बहुत डिटेल में, इतने अच्छे से बताए कि आपको एक एक कैटेगरी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गया, अगर ये ट्रिक याद कर लोगे, और याद भी करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। ऑटोजोमल डोमिनेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्किप नहीं होता जनरेशन, कैपिटल टी वाला कभी भी जो डोमिनेंट होता है वो स्किप नहीं करता जनरेशन, ठीक है। जो अफेक्टेड पेरेंट है उसके कुछ बच्चे नॉन अफेक्टेड भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ रिसेसिव भी ले सकते हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव में स्किप करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगा। सेक्स लिंक डोमिनेंट में फादर टू डॉटर जाएगा, सेक्स लिंक रिसेसिव मदर टू सन जाएगा। ओके, तो इसके क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ। DNA is the carrier of the genetic information. It is hence transmitted from one generation to another without any change of alteration of, जो मैंने बताया वही सारी चीजें दी हुई हैं। A number of disorder in human being have been found to be associated with the inheritance of change and altered gene or chromosome.